बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड अकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। हार्वर्ड अकेडमी मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ की ऑनलाइन प्रिपरेशन थ्रू आवर वेबसाइट www.harvardacademy.com ऑफ़र करते हैं। और ये पेपरा का जो रूल्स के मुतालिक एक कोर्स है, ये काफ़ी जगह पे अप्लाई होता है। हम इसको सीनियर ऑडिटर के टेस्ट, सीनियर ऑडिटर के इंटरव्यू, इसके अलावा बजट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, अकाउंटेंट और इस तरह की काफ़ी सारी जो पोस्ट हैं उनमें इसमें से क्वेश्चंस आते हैं और ये लाजमी तौर पर सिलेबस का हिस्सा होता है। स्पेशली एडमिन ऑफिसर का भी ये हिस्सा होता है कोर्स का। तो हम आज इस कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं। डेफिनेटली हमने पहले भी इस कोर्स को कवर किया था, लेकिन कुछ अमेंडमेंट्स हुई थी और ये जून 2021 में कुछ अमेंडमेंट्स लेटेस्ट हुई थी। उसके बाद हमने कोर्स को अपडेट नहीं किया था, तो हम लेटेस्ट कोर्स जितनी भी अब तक अमेंडमेंट्स हैं, तो अब ये जुलाई 22 चल रहा है, तो इस वक्त तक जितनी अमेंडमेंट्स आई हैं उसके मुताबिक हम कोर्स को कवर करेंगे। लेकिन इसके बाद अगर कोई नेक्स्ट टाइम अमेंडमेंट आएगी तो उसको भी डेफिनेटली हम रिवाइज़ करेंगे। और इस दफ़ा हम कोर्स को जब लेके चल रहे होंगे तो इसको हम क्रिटिकली एनालिसिस भी इसका साथ करते जाएंगे। कंसेप्चुअली ग्रिप तो करनी ही है हमने, लेकिन इसका साथ में ये भी हम ऐड अप करेंगे कि ड्यूरिंग आवर कोर्स जहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का बनता है कि यहाँ से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो हम वो भी हाईलाइट कर देंगे ताकि आप उसको क्रिटिकली नोट डाउन कर लें और उसको स्टडी करें, ताकि जब पेपर में आप जाएं और टिपिकल कोई क्वेश्चन आता है तो उसको भी आप हैंडल कर सकें। तो सबसे पहले तो ये 2004 में रूल्स बने थे, फेडरल गवर्नमेंट ने बनाए थे। ऑर्डिनेंस में ये पावर दी गई थी फेडरल गवर्नमेंट को कि ऑर्डिनेंस की वजाहत के लिए और इसको अप्लाई करने के लिए, इस ऑर्डिनेंस पे अमल पैरा करने के लिए जो 2004 में पास हुआ था, तो रूल्स भी बनाए जा सकते हैं। तो ये रूल्स 9 जून 2004 को नोटिफाई हुआ था। ये जो रूल्स का एक पूरा एक हमारे पास ये समझ लें कि एक बुकलेट टाइप है। तो इसमें सीरियल नंबर जो था या SRO के ज़रिए जो नोटिफाई हुआ 432/I यानी कि इस्लामाबाद/2004 इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन 26 ऑफ द पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2002, ये 22 ऑफ 2002 यानी कि जो ऑर्डिनेंस है ये 22 नंबर ऑर्डिनेंस था 2002 का, जब मुशर्रफ का दौर था, तो उसमें ये पास हुआ था ऑर्डिनेंस। और इसकी वजाहत के लिए या इसको अप्लाई करने के लिए 2004 में रूल्स बने थे, जिसमें फ़ेडरल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई थी कि जो सदर ने ऑर्डिनेंस जारी किया है, फ़ेडरल गवर्नमेंट इसकी वजाहत के लिए रूल्स बना सकती है। तो ये रूल्स बनाए गए थे। रूल्स का सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट इससे डील करता है, और इसका सब सेक्शन 1 दीज रूल्स मे बी कॉल्ड द पेपरा रूल्स 2004। इनका नाम क्या होगा? ये रूल्स कहलाए जाएंगे पेपरा रूल्स 2004। हालांकि अब अमेंडमेंट्स 2021 में 22 में भी हो रही हैं, लेकिन इसका जो नाम है, टाइटल है, वो पेपरा रूल 2004 के नाम से ही जाना जाता है। इसकी एप्लीकेशन की बात करें या ये कब से अप्लाई होगा, दे शैल कम इन टू फोर्स एट वंस, यानी कि जो ही ये पास हुआ रूल्स का एक बुकलेट, तो ये अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे, इस पर अमल करना शुरू हो जाएगा। इसके बाद इसकी जनरल प्रोविजंस हैं, जिसमें सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशंस के मुतालिक है कि जितनी भी हमने इसके अंदर टर्म्स पढ़नी है उनकी वजाहत जानना ज़रूरी है कि इससे मुराद क्या है। जब भी कोई लफ्ज़ इन रूल्स में आएगा तो आपने इससे मुराद यही लेनी है जो हमने यहाँ पे डेफिनेशंस में इसको कवर करना है। इन दीज रूल्स अनलेस देयर इज़ एनीथिंग रिपग्नेंट इन दिस सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट। तो कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं? ए, बिड। सबसे पहले बिड क्या चीज़ होती है, यानी कि आप ये समझ लें कि ये जो जितने भी रूल्स बने हैं या ऑर्डिनेंस बना था, ये फेडरल गवर्नमेंट और साथ में इसकी जो चारों प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, अब GB भी इसमें शामिल होगा। तो जब भी कोई प्रोक्योरमेंट बननी है या जो गवर्नमेंट के इदारे हैं इस हिरार्की में, अब बाकी जितनी पब्लिक है उनसे अगर यहाँ पे कोई इदारा है, फेडरल गवर्नमेंट का है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है, उसने कोई चीज़ बाय करनी है, वो पेपरा की वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर देगा कि हमें यहाँ पे चेयर्स ख़रीदनी है, हमें फ़र्नीचर की कोई और आइटम ख़रीदनी है, हमें स्टेशनरी ख़रीदनी है या हमें कोई मशीनरी ख़रीदनी है, तो वो वेबसाइट के ऊपर स्पेसिफ़िकेशन के लिहाज से पब्लिश कर दिया जाता है कि फ़लाँ डिपार्टमेंट ने
ये मशीनरी ख़रीदनी है। और यहाँ पे आम पब्लिक में जितने भी रजिस्टर्ड सप्लायर्स होते हैं वो इसमें बिडिंग कर सकते हैं। वो कहते हैं कि जी किसी ने भी कहा कि हमें XYZ एक मशीनरी ख़रीदनी है, तो उसमें 3, 4, 5 जितने भी सप्लायर्स होंगे नेशनली और इंटरनेशनली वो compete कर सकते हैं, और उसके जवाब में वो अपनी बिड पेश करते हैं कि जी इस स्पेसिफिकेशंस की हम ये मशीनरी आपको प्रोवाइड करेंगे, इसकी ये खसूसियात होंगी और इसकी ये SOPs होंगी इसको अपडेट करने के लिए, उसकी सारी डिटेल्स के साथ। लेकिन हम ये मशीन इसके साथ ट्रेनिंग वगैरह या जो भी इसके साथ एंसिलरी सर्विसेज होती हैं वो अपनी वजाहत के साथ बताएंगे और अपनी प्राइस कोट करेंगे। तो ये जो एक डॉक्यूमेंट होगा जो किसी गवर्नमेंट के इदारे ने चीज़ परचेज़ करनी है सिविल से या फार्म से या कहीं से भी बाय करनी है या बनवानी है ऑन ऑर्डर, तो जब वो मशीन या उसके जो पार्टिकुलर्स हैं जो भी चीज़ परचेज़ करनी है पेपरा की वेबसाइट पे आएगा, तो उस ऑर्डर के मुताबिक जो सप्लायर्स हैं वो अपनी एक ऑफ़र देंगे कि हम ये चीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं, इसकी इतनी कीमत होगी। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स सप्लायर्स की तरफ से काउंटर ऑफ़र किए जाते हैं, यानी कि वैसे तो कहा जाता है कि हमने ये मशीन ख़रीदनी, तो एक ऑफ़र आई कि ये जो भी इसके अगेंस्ट अपनी कोट भेजना चाहता है, बिड देना चाहता है सप्लायर, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब जो सप्लायर्स हैं उसके जवाब में अपनी बिड कोट करते हैं, मींस अ टेंडर, इसको टेंडर भी कहते हैं और या फिर ऑफ़र भी कहते हैं। लेकिन ये किस में होती है? इन रिस्पांस टू इन्विटेशन। ये इन्विटेशन जो उस इदारे की तरफ से आती है कि जी हम ये चीज़ बाय करना चाहते हैं, जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है ओपनली पार्टिसिपेट करे, ये आ गई इन्विटेशन। अब सप्लायर जो हैं, जो इंटरेस्टेड हैं, जो ये चीज़ डील करते हैं या जो चीज़ इसको समझते हैं वो बाय करके इनको प्रोवाइड कर सकते हैं, वो इस इन्विटेशन के रिस्पांस में ऑफ़र देते हैं, टेंडर देते हैं। और ये क्या हो सकता है? बाय अ पर्सन, कंसल्टेंट, फर्म और कंपनी और एनी ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्रेसिंग इज और इट्स विलिंगनेस टू अंडरटेक अ स्पेसिफाइड टास्क एट प्राइस। यानी कि जो भी इसमें एक शख्स भी, इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंसल्टेंट हो सकता है, फर्म हो सकती है, कंपनी हो सकती है, ये अंडरटेक करने के लिए यानी ये ज़िम्मेदारी लेने के लिए अपनी ऑफ़र देते हैं। और इस ऑफ़र को, इस टेंडर को, इस रिस्पांस को के इन्विटेशन के रिस्पांस में जो भी अपनी प्राइस और स्पेशलिटीज़ या जो स्पेसिफाइड टर्म्स हैं उसकी एक डिटेल्ड जवाब में दाखिल करते हैं, उसको क्या कहते हैं? बिड। ये एक डॉक्यूमेंट टाइप होता है लेकिन हमेशा इन रिस्पांस टू ए इन्विटेशन होता है। अब जो शख्स बिड देने वाला है वो एक शख्स भी हो सकता है, यानी पर्सन, फर्म, कंसल्टेंट, कंपनी। तो उस बिड देने वाले शख्स को या फर्म को, कंसल्टेंट को हम क्या कहते हैं? बिडर। मीन्स अ पर्सन हु सबमिट्स अ बिड, उसको हम क्या कहते हैं? बिडर। तो इसके बाद आ जाता है ब्लैक लिस्टेड। देखें, गवर्नमेंट ने हमेशा कोई ना कोई चीज़ बाय करनी होती है और गवर्नमेंट का एक इदारा फ़र्ज़ किया एक ऑर्डर देता है एक सप्लायर को, एक दूसरा डिपार्टमेंट भी देता है, एक तीसरा डिपार्टमेंट भी देता है। लेकिन हमेशा से वो जो सप्लायर है, वो जो एक फर्म है, वो जो एक कंसल्टेंट है या कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमेशा से कोई धोखा देती है या 2 नंबर चीज़ देती है। जो चीज़ उसकी कमिटमेंट हुई होती है वो उसके डिले से चीज़ों की डिलीवरी देता है। जब उसकी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो एंड टाइम पे वो चीज़ प्रोवाइड नहीं करता, गवर्नमेंट को नुकसान होता है। और या लो क्वालिटी की चीज़ प्रोवाइड करता है, जिस चीज़ की टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाई होती हैं उसको वायलेट करता है। तो फिर इस तरह का जो सप्लायर होता है वो हमेशा जो गवर्नमेंट को नुकसान देने वाला होता है उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, या वो फिर माल प्रैक्टिसेस की कोशिश करता है या धोखा देने की कोशिश करता है, साथ में कोई रिश्वत सतानी की कोई प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है। तो ऐसी कोई भी रूल्स की वायलेशन या जो एथिकल वैल्यूज़ हैं उसकी वायलेशन करने वाले को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है और उनकी लिस्ट भी पब्लिश कर दी जाती है। मीन्स अ बिडर दैट इज़ डिक्लेयर्ड बाय द अथॉरिटी अनट्रस्टवर्दी after establishing the fact that the bidder was found involved in any corrupt or fraudulent practices or practice, or if the bidder is declared incapable by authority due to its established performance failure during the execution of a contract। यानी कि या तो वो fraudulent activities करता है या वो ये सलाहियत ही नहीं रखता वो contract पूरा कर सके। और if the bidder deviates from the prior commitment or declaration made regarding the bid और प्रपोज़ल सबमिटेड बाय द बिडर, जो बिडर ने अपना प्रपोज़ल या बिड सबमिट की थी उसमें जो टर्म्स स्पेसिफाइड थी उनको वायलेट कर रहा है और वो शराइत पूरी नहीं कर पा रहा। इसके बाद नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन आती है कॉल ऑफ ऑर्डर। कॉल ऑफ ऑर्डर मीन्स एन ऑर्डर प्लेस्ड
by a procuring agency under general terms and pricing on a range of goods under closed framework agreement without having to negotiate terms every time। यानी कि एक एग्रीमेंट कर लिया गया और उस एग्रीमेंट में चीज़ें स्पेसिफाई कर दी गई कि हमने ये चीज़ बाय करनी है तो इतने की बाय करनी है, ये चीज़ इतने दिनों में हमें अगर चाहिए होगी तो इतनी प्राइस की देनी है। वो एक स्पेसिफाइड सप्लायर जो हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट या जिसने पार्टिसिपेट किया था, जिसके साथ ये एग्रीमेंट हुआ था, उसको जब भी ऑर्डर दिया जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा, कॉल ऑफ ऑर्डर। यानी कि टर्म्स पहले से स्पेसिफाइड हैं जो कि क्लोज फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के मुताबिक क्लोज फ्रेमवर्क एग्रीमेंट से मुराद ये है कि वो टर्म्स स्पेसिफाई एक दफ़ा हो चुकी हैं, अब पूरा साल उन्हीं एग्रीमेंट के मुताबिक चीज़ें चलती रहेंगी। अब मज़ीद नेगोशिएशन नहीं होगी। जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो आपने उन्हीं टर्म्स के मुताबिक चीज़ों को बाय करना है। तो इस तरह की जो ऑलरेडी स्पेसिफाइड टर्म्स होंगी और प्राइस स्पेसिफाइड होगी, उसके मुताबिक ऑर्डर प्लेस करने को कॉल ऑफ ऑर्डर कहेंगे। तो इसको कॉल ऑफ ऑर्डर को अगर डेफिनेशन इसकी देखना चाहते हैं, कॉल ऑफ ऑर्डर से मुराद क्या है, इज़ एन ऑर्डर क्रिएटेड टू कवर मल्टीपल सप्लाईज और डिलीवरीज फ्राम अ सिंगल कंपनी। यानी कि एक सिंगल कंपनी से मुख्तलिफ़ चीज़ें या डिलीवरीज आपने रिसीव करनी है, लेकिन ए कॉल ऑफ ऑर्डर में बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। यानी कि ये मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म और रेगुलर टर्म सप्लाई के लिए फॉर द सेम ऑफ द सेम सर्विसेज फ्राम द सेम सप्लायर। सेम सप्लायर है, सेम चीज़ बाय करना चाहते हैं, टर्म्स ऑलरेडी स्पेसिफाइड हैं। जब भी बाय करना चाहेंगे तो उसको सिंपल ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वो चीज़ आपको क्लोज फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के मुताबिक जो शराइत और ज़वाबित ऑलरेडी तय हो चुके हैं उसका मुताबिक वो चीज़ आपको प्रोवाइड करेगा। नया सप्लायर इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगा। जो पहले पार्टिसिपेट कर चुका है, जिससे टर्म्स स्पेसिफाइड हो चुकी हैं, वही उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। अब यहाँ पे वजाहत आती है कि क्लोज फ्रेमवर्क एग्रीमेंट से मुराद क्या है। मीन्स एन एग्रीमेंट विद स्पेसिफाइड टर्म्स एंड कंडीशन विद एन एग्रीड प्राइस। यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं वो भी स्पेसिफाई हो जाती हैं और प्राइस भी स्पेसिफाई हो जाती है। और इस तरह से एक दफ़ा स्पेसिफाई कर लेने की जो एक सिटिंग या एक जॉइंट एग्रीमेंट होता है, इसको हम कहते हैं क्लोज फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। क्लोज फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की अगर डेफिनेशन देखना चाहते हैं, अ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट इन विच अ सप्लायर इज़ excluded from becoming party unless that supplier became a party at the time of the making of the agreement। यानी कि जब एग्रीमेंट हो रहा था तो अगर उस सप्लायर ने उसमें हिस्सा लिया था तो फिर वो उसमें शामिल होगा। अगर उसने उसमें हिस्सा नहीं लिया था तो फिर उस जो है वो दोबारा परचेजिंग का या जो प्रोसेस सर्विसेज प्रोवाइड करने का है उसका हिस्सा नहीं बन सकता। तो इस एक्सक्लूजन ऑफ सप्लायर जो बाद में किसी भी सप्लायर को एक्सक्लूड कर देते हैं और पहले वाले को इंक्लूड रखते हैं और उनके साथ जो शराइत व ज़वाबित इंटैक्ट होती हैं, उसको इस तरह की कंडीशन को क्लोज फ्रेमवर्क एग्रीमेंट कहते हैं। इसके बाद आ जाता है कम्पिटिटिव बिडिंग। कम्पिटिटिव बिडिंग क्या है, जिसमें मुख्तलिफ सप्लायर्स को ओपनली ऑफ़र किया जाए कि आप ये जो चीज़ हम बाय करना चाहते हैं, ओपन इन्विटेशन है, जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है कर ले। जो हमें इन स्पेसिफिकेशंस, इन जो भी एक आइटम है या सर्विस है, गुड है, प्रोडक्ट है, कुछ भी है, उसकी कुछ ना कुछ खसूसियात हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं। अगर सर्विस है, अगर प्रोडक्ट है, उसकी कुछ डायमेंशंस हैं, उसकी कुछ मटेरियल के लिहाज से, उसके फंक्शन के लिहाज से उसकी भी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं। उनकी शराइत को पूरा करने वाला अगर ये चीज़ प्रोवाइड करेगा तो वो चीज़ कितनी प्राइस में प्रोवाइड करेगा, इसके लिए ओपन ऑफ़र दी जाती है जो प्रोक्योरिंग एजेंसी है। तो फिर उसके जवाब में जो मुख्तलिफ सप्लायर्स हैं, मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, अपनी बिड देते हैं। तो इस तरह का जो मुकाबला होता है उसको कम्पिटिटिव बिडिंग कहते हैं। मीन्स अ प्रोसीजर लीडिंग टू द अवार्ड ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय ऑल द इंटरेस्टेड persons, firms, companies or organizations may bid for the contract and include both national competitive bidding and international competitive bidding। इसमें दोनों शामिल हैं, यानी कि मुल्की लेवल पे भी और गैर मुल्की लेवल पे भी जो दूसरे कंट्री के रेजिडेंट्स हैं। एक्सक्लूडिंग जो स्टेट उनको एक्सक्लूड करती है कि फ़लाँ कंट्री के जो सप्लायर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो नेशनल भी कम्पिटिटिव बिडिंग हो सकती है और इंटरनेशनल भी हो सकती है। तो इस तरह का जो ओपनली सप्लायर पार्टिसिपेट करते हैं इसको कम्पिटिटिव बिडिंग कहते हैं। कम्पिटिटिव बिडिंग से मुराद क्या है, कॉमन प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिस दैट इन्वॉल्व इन्वाइटिंग मल्टीपल वेंडर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स टू सबमिट ऑफर्स for any particular material or service। Competitive bidding allows transparency, equality of opportunity and the ability to demonstrate that the outcomes represent the best value। कि बेस्ट चीज़ लोएस्ट प्राइस में
आपको मिल जाती है जब आप कम्पिटिटिव बिडिंग की तरफ जाते हैं। इसके बाद आ जाता है कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर से मुराद क्या होता है? जो बंदा जिम्मेदारी लेता है कि मैं ये चीज़ या सर्विस आपको प्रोवाइड करूँगा और बिड देता है और बिड वो सक्सेसफुल हो जाती है। मीन्स अ पर्सन, कंसल्टेंट, फर्म, कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन हु अंडरटेक्स टू सप्लाई गुड्स और सर्विसेज और वर्क्स, यानी कि या तो वो काम जिम्मेदारी ले लेता है सर्विसेज की या गुड्स की प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी ले लेता है, तो इस तरह के शख्स को कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट से मुराद क्या है? मींस एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि अगर उसमें से कोई पार्टी भागने की कोशिश करती है तो अदालत के कटहरे में भी उनको ले जाया जा सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये है कि दोनों पार्टीज़ पे बाइंडिंग हो जाता है। और एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है कि अगर उसमें से कोई पार्टी विदड्रा करना चाहे तो वो विदड्रा नहीं कर सकती, दूसरी पार्टी उसके ऊपर सूट कर सकती है, उसके ऊपर केस करके उसको अदालत में लेके जा सकती है और डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकती है। तो ये कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करने वाला शख्स होता है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ दो पार्टीज़ के दरमियान टर्म्स एंड कंडीशन और प्राइसेस का जो एग्रीड एक समझौता होता है उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। तो ये आज का हमारा सेशन यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मज़ीद डेफिनेशंस को हम कंटिन्यू करेंगे और इस तरीके से जो हमने ये चीज़ें पढ़ी इसको आप अपने तौर पे प्रैक्टिस करें और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको हर डेफिनेशन के साथ कुछ की वर्ड्स होते हैं उनको आप अपने माइंड में रखें। जब भी एग्ज़ाम में कोई डेफिनेशन आती है तो आप उसको आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो आज का सेशन यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।